हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नरारे क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन टॉपिक का क्विक रिवीजन एंड द फॉर्मूला रिवीजन। तो इस वीडियो में जो भी हम बात करने वाले हैं जिस भी टॉपिक्स के ऊपर, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एनसीईआरटी से एक भी कॉन्सेप्ट हम इस टॉपिक में छोड़ने वाले नहीं है, वो फार्मूला हो या कोई कॉन्सेप्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We are going to see the Newton's law of gravitation. After that we are going to see the acceleration due to gravity at height h and at depth d from the earth's surface. Third one is the gravitational potential energy. Fourth one is the escape velocity. Fifth one is the orbital velocity and sixth one is the time period of the satellite. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे अगर आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो वो दबा के उसको ग्रे कर दीजिए। इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है, अगर कोई भी दो मासेस है हमारे पास जिसका मास m और m2 है, उन दोनों के बीच में ऑलवेज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन न्यूटन ने एक लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स हम कैसे बता सकते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। अगर हमारे पास दो मासेस है, उनका मास m1 है, m2 है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ से सरफेस से नहीं, वो सेंटर से माना जाता है। ठीक है, याद रखना ये सेंटर से डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ अगर हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे अर्थ है और हमारा एक ऑब्जेक्ट है कुछ हाइट h पे हमने रखा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये बड़ा सा अर्थ है और अर्थ का सेंटर यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना माना जाएगा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये अगर रेडियस है r और ये कुछ हाइट h है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू g इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, by using the experiment we have calculated the g value, that is g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका यूनिट आपको याद रखना है और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखना है। ये जो वैल्यू है पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं और ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h एंड एट डेप्थ d। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, ये सिर्फ हम अर्थ के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूटन ने जो बनाया था F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हमें अर्थ के लिए लिखना है तो हम क्या करेंगे? अर्थ के ऊपर यहाँ पे हमारे पास अर्थ है और इसके ऊपर एक सरफेस, इसके ऊपर एक मास रखा है m, और क्या जो अर्थ का मास है वो m ही है। तो इसके लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r प्लस h। ठीक है, ये r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, और h इज़ द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। ये हाइट होगी। ठीक है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अर्थ के सरफेस पे रखा है तो यहाँ पे h जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा? g इंटू m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस फोर्स में, इस फॉर्मूले में यहाँ पे ये जो टर्म है ये पूरे अगर अर्थ के लिए कंसिडर की जाए तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि g जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। ME जो है वो मास ऑफ अर्थ है, दैट इज कांस्टेंट फॉर द अर्थ, एंड RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं g इज इक्वल टू g मास ME एंड RE स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, अगर हमारे अर्थ के लिए हमें g का वैल्यू पता है तो हम फोर्स कैसे लिख सकते हो? F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, दिस इज द फोर्स वैल्यू, और इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फॉर द हाइट h। हाइट h के लिए ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है? जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है, ये ग्रेविटी का वैल्यू वो कम होते चला जाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम बता देते हैं। तो एट हाइट h के लिए जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है MHT CET के लिए। अब यहाँ पे एट डेप्थ d के लिए फॉर्मूला क्या है? एट डेप्थ d
ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, ये सरफेस की है, तो यहाँ पे 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई एच। तो आपको ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम जो हाइट होती है अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है, अगर ये माइनस साइन है मतलब 1 में से ये जो टर्म है ये पूरी क्या हो रही है, नेग्लेक्ट हो रही है। मतलब क्या हो रही है, ये जो टर्म है ये 1 से कम है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू माइनस आएगी, वैसा तो नहीं होगा। तो ये जो टर्म है 2h/e ये 1 से कम ही आएगी, ठीक है, इट इज़ लेस देन 1। और यहाँ पे भी d/r जो टर्म है इट इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे जो gh का वैल्यू होता है वो कम होता है और gd का वैल्यू भी कम है। मतलब अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और हाइट पे चले जाएंगे तो वो कम हो जाएगी, और डेप्थ में भी चले जाएंगी तो वो कम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे एक हम बेस्ट एग्जांपल लेने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ है यहाँ पे हमारे पास, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के एंड पे एक हमने यहाँ पे पार्टिकल रखा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा है, यहाँ से ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड है और वो एंड पे हमने पार्टिकल रखा है। इसका मतलब क्या है, इस अर्थ के लिए वो जो पार्टिकल है दैट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। मतलब उस पार्टिकल पे जो भी फोर्स लगा रहा है वो अर्थ, वो कितना हो जाएगा, जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। अब ये जो आर है दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज 0, ठीक है। अगर ये फोर्स 0 है, अगर कोई भी अगर अर्थ हमारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स 0 लगा रहा है तो वहाँ पे वर्क डन कितना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी अ 0 हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मानना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ लाते चले जाएंगे, ठीक है, मतलब इस तरफ ला रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट को, इसके बाद ये फोर्स लगाना एक्ट करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। अब हम जो वर्क कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हमें वर्क कुछ करना पड़ रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमारे ऊपर ही ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है। वो किसके कारण कर रहा है, ये जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसके कारण कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं हम दैट इज अ निगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब निगेटिव वर्क डन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे निगेटिव होगी, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए कि ये जो इन्फिनिटी की पोजिशन है दैट इज अ बी पोजिशन, और यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को लाया है दैट इज अ ए पोजिशन, ठीक है। इसको खींच के हमने ए पोजिशन पे लाया है, यहाँ B से हम A तक इसको लाए हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर सेंटर से अर्थ के इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है, ये स्मॉल r मान लेते हैं, तो यहाँ पे मध्य बताओ ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे B पॉइंट पे 0 होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने जितना भी वर्क डन किया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी हमें यहाँ से यहाँ तक जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उससे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 0 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, A टू B में जितनी भी हमने वर्क डन किया है, मतलब जितनी भी हमने पोटेंशियल एनर्जी चेंज की है वो हमें मिल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A पॉइंट कितनी है यहाँ पे, माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें क्या करना है, A टू B में जो हमने पोटेंशियल एनर्जी यूज़ की है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियली उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, 0 पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, और फाइनली उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ऐसे बता देते हैं, ये जो आएगा वो वर्क डन आएगा, ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हम माइनस लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, ये वर्क डन आ जाएगा। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे मतलब बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर कोई भी हम इन बिटवीन पॉइंट ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो पॉइंट अर्थ के सेंटर से कितना दूरी पे है वो यहाँ। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द
दैट ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Gm डिवाइडेड बाय R, ये जो हम बताते हैं तो यहाँ पे ये जो है ये मास पर यूनिट यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा है, उस ऑब्जेक्ट को हमें इतनी वेलोसिटी से फेंकना है ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के बाहर चला जाए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है उसके बाहर चला जाए, उतनी वेलोसिटी उसको फेंकना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में उसको लगानी पड़ेगी, सो दैट इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास अगर अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, अर्थ है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास, कितना कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा है हमने मास m का ऑब्जेक्ट। इसकी पोजीशन मान लेते हैं a पोजीशन है इसके पास। अब इसको हमें ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, ये जो है यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। तो ये b पोजीशन है, तो इसको a पोजीशन से b पोजीशन तक भेजना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इतनी एनर्जी जो है a से b तक डिफरेंस कितना है एनर्जी का, वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने बोला था कि a पोजीशन पे इसके पास कितनी एनर्जी होगी और b पोजीशन की इसके पास कितनी एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल। क्यों, क्योंकि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है, ठीक है। ए पोजीशन पे जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी बी पोजीशन पे उसके पास होनी चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी एट पोजीशन ए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए इज इक्वल टू कितना होगा, अगर यहाँ से हम v वेलोसिटी से इस मास को थ्रो कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ एम वी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। हम एस्केप कर रहे हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो प्लस, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Gm डिवाइडेड बाय R, ठीक है, ये माइनस में होता है, राइट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होता है, ठीक है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होता है। तो टोटल एनर्जी हमने बोला था कि इन्फिनिटी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से हम b पॉइंट के तरफ फेंकेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी है वो कम 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 होते जाएगी और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। मतलब मिनिमम हमें इतनी तो एनर्जी देनी है, मतलब इतनी तो वेलोसिटी देनी है सो दैट इट विल रीच अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी 0 है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इसके पास 0 है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, मतलब दोनों एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, इसके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन से यहाँ पे हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, तो ये हम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो आएगी वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फार्मूला, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है। आपको ये बात समझ आ गई है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी, मान लीजिए हमारे पास एक अर्थ है और अर्थ के अराउंड कोई एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। तो अर्थ है हमारे पास, अर्थ को यहाँ से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थ है हमारे पास और इसके कुछ हाइट h पे यहाँ से ये जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और कुछ हाइट पे ये जो सैटेलाइट है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्बिट का वेलोसिटी होता है, ऑर्बिट में मूव करने का जो वेलोसिटी होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, ठीक है। ये जो v है वो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सो दैट इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड दिस सेंटर, ठीक है। ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए तो ये डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, दैट FCP इज गिवन बाय द
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो भी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज गिवन बाय द ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज mv²/r, ठीक है। तो ये जो मास है वो सैटेलाइट का मास है mv, मतलब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv²/r। r कौन सा होगा यहाँ पे, r+h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r+h। तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, g मास ऑफ अर्थ स्मॉल मास डिवाइडेड बाय r+h होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे r+h और ये स्क्वायर कट जाएगा, स्मॉल मास कट जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो √gm डिवाइडेड बाय r+h आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है। अब इसके वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा था हमें, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो सैटेलाइट है वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, तो h क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हमें ये मिलेगी। हमने इससे पहले हमने इसकेप वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी, इसकेप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा हो सकता है, मान लीजिए ये इसकेप वेलोसिटी है, इसकेप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकेप वेलोसिटी कभी भी ज़्यादा होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी, और कितने टाइम्स ज़्यादा होती है, दैट इज़ 1.414 टाइम्स, ठीक है। तो √2 मतलब क्या है, 1.414, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ने वाले हम टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट के बारे में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इसकेप वेलोसिटी क्या होता है, इसकेप वेलोसिटी इज √2gm डिवाइडेड बाय r, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √gm डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इसकेप इज इक्वल टू √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब इसकेप वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर हमें अर्थ के सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट को स्केप करना है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसको हम ये वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर उस ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में घुमाना है हमें, तो ये वेलोसिटी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर किसी हाइट एज पे ऑर्बिट कर रहा है, मतलब एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में, याद रखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, ना ही इलिप्टिकल ऑर्डर की या फिर और कुछ मोशन की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर वो सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड हम t इज इक्वल टू 2π/ω, यहाँ पे ये बता सकते हैं। ओमेगा यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। इसको वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इसका रेडियस अर्थ है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r हो जाता है। तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है दैट इज ऑर्बिटल, और ये जो r है वो है ऑर्बिट का रेडियस। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास है, और हमारा ऑर्बिट कितना है, अर्थ की रेडियस जितना, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है और वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत करीब से घूम रहा है ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v0 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास t इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2π डिवाइडेड बाय v0, ये उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, दैट इज r, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, और v0 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे v0 की वैल्यू है t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π r √gm डिवाइडेड बाय r। अब ये जो r है अंडर रूट में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π r⁻² डिवाइडेड बाय √gm। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2π r⁻, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय √gm, ये हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो 1/2 है वो यहाँ पे लाए हैं इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा, ये t² हो जाएगा। t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π² r⁻³ डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे बचेगा gm। तो दिस इज नथिंग बट द टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² रेडियस क्यूब डिवाइडेड बाय gm। सो दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ये जो फार्मूला है आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये फार्मूला हमने डिराइव करने के लिए हेल्प ली है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनिटी इज 0। जैसे ही हम अर्थ के पास उस ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो वो निगेटिव होती चली जाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लास के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।